देश में सियासत का नया दौर शुरू होने जा रहा है। देश में एक बार फिर गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। यूं तो ये दौर 90 के दशक से चल रहा है, लेकिन पिछली दो सरकारें गठबंधन की होने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी अपने दम पर सत्ता में थी। पहली बार भाजपा अपने सहयोगी दलों के सहारे है। नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री तो बनने जा रहे हैं, लेकिन सरकार सहयोगी दलों पर आश्रित होगी। जनता दल यूनाइटेड और तेलुगु देशम पार्टी सरकार की तो बड़ी सहयोगी पार्टियां हैं। जनता दल यूनाइटेड 12 और तेलुगु देशम पार्टी के 16 सदस्य हैं। कई ऐसे मसले हैं जिन पर ये दोनों पार्टियां भाजपा से अलग राय चलती आई है। मसलन जातिगत जनगणना, मुस्लिम आरक्षण, वर्शिप एक्ट, यूसीसी ऐसे मसले हैं जिस पर ये दल शायद ही बीजेपी के विचारधारा से सहमत हो। यही वजह है कि विपक्ष सरकार की स्थिरता और भविष्य पर अभी से सवाल उठाने लगा है। मोदी सरकार से जो है गठबंधन की एनडीए की सरकार में ट्रांसफर हो गए हैं। अब वापस ये मोदी सरकार में कब कन्वर्ट होगी इसकी प्रतीक्षा देश कर रहा है। भारत की जो समस्याएं हैं उन समस्याओं पर अगर जो है ये आने वाले 5 वर्ष खर्च हों तो भारत का कल्याण होगा। अगर जो है मनमर्जी की सरकार और मनमर्जी के कानूनों के परिवर्तन के आधार पर ही सरकार चलेगी तो विसंगतियां पैदा होंगी। 5 साल भी पूरे होंगे कि नहीं होंगे ये चिंता है। तो देश में एक स्थिर सरकार हो जो जनता के कल्याण की कामना करे और उसमें लगे, तो ऐसी सरकार को थोड़ा जो है अपना एरोगेंस खत्म करना पड़ेगा। गठबंधन सरकार चलाने का बीजेपी का पुराना अनुभव है। 1996 से ये दौर शुरू हो चुका है। 2 बार अटल बिहारी वाजपेयी की अगुवाई में एनडीए की गठबंधन सरकार बनी, तो इसके बाद मनमोहन सिंह ने भी 2 बार यूपीए की गठबंधन सरकार चलाई है। ये चारों सरकारें गठबंधन के सहयोगी दलों पर आश्रित रही है। इसके बाद भी बहुमत के करीब नहीं पहुंच पाई और इन्हें बाहर से ही समर्थन लेना पड़ा। इसके बाद भी विपक्ष तीसरी बार सहयोगी दलों की मदद से बनने जा रही मोदी सरकार की स्थिरता पर सवाल उठा रहा है, तो भाजपा इस पर तंज भी कस रही है। भाजपा का कहना है कि इंडी गठबंधन के सारे दलों को मिलाकर जितनी सीटें नहीं आई हैं, उतनी सीटें अकेले भाजपा की है। फिर भी विपक्ष अपने को मजबूत और बीजेपी को कमजोर बता रहा है। ये उसका मानसिक दिवालियापन है। बीजेपी के नेता दावा कर रहे हैं कि मोदी सरकार और मजबूती के साथ काम करेगी और वो चट्टान की तरह मजबूत रहेगी। 1962 के बाद एक ऐसी सशक्त सरकार तीसरी बार फिर से आ रही है जिसका नेतृत्व आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। पहले टर्म में एनडीए, दूसरे टर्म में एनडीए और तीसरे टर्म में 2024 में फिर से एनडीए की सरकार बन रही है। और वो कांग्रेस जो इन तीनों बार के परिणाम मिलाकर भी एनडीए जितना बहुमत हासिल नहीं कर पाई है, वो आज जश्न मना रही है, प्रश्न उठा रही है। मुझे लगता है पूरी कांग्रेस को देश के अंदर आत्म अवलोकन करना चाहिए। खैर, तीसरे कार्यकाल में मोदी सरकार कितनी दमदारी के साथ काम करती है ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन एक बात तो तय है कि पहले की तरह ठोस फैसले वो शायद ही ले सके। खासकर हिंदुत्व के मसलों पर उसे सहयोगी दलों के विरोध का भी सामना करना पड़ेगा। इसके साथ ही इस बार विपक्ष भी मजबूत स्थिति पर है। इन स्थितियों में सियासत का नया दौर कैसे गुजरता है ये देखने लायक होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, IND एजेंडा सियासत का नया दौर में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश सक्सेना। आज इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन पहले एक नजर एजेंडा पॉइंट्स पर। क्या देश में शुरू होगा सियासत का नया दौर? पुराने एजेंडे पर आगे बढ़ पाएगी मोदी सरकार? सेकुलर सहयोगियों के साथ कैसे पूरा होगा हिंदुत्व का एजेंडा? राहुल गांधी के हाथ विपक्ष की कमान, सदन में मचेगा घमासान। तो ये अहम एजेंडा पॉइंट्स हैं जिसके इर्द गिर्द आज की हमारी ये चर्चा होगी। एक बार फिर मोदी सरकार यानी पीएम नरेंद्र मोदी पीएम पद की शपथ लेने जा रहे हैं, लेकिन 2014 और 2019 से इस बार स्थितियां भिन्न हैं। हालांकि तब भी एनडीए था, आज भी एनडीए है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अकेले दम पर उसके पास इतनी सीटें थी जो बहुमत से काफ़ी अधिक। फिर भी एनडीए ने
2014 और 2019 में सहयोगियों के साथ सरकार चलाई। अब स्थितियां थोड़ी भिन्न हैं। भिन्न इस बात को लेकर, हालांकि ये दौर 90 के दशक से चल रहा है। 2 बार अटल बिहारी वाजपेयी, 2 बार यूपीए की सरकार गठबंधन के तहत चली, 2 बार एनडीए की। लेकिन फर्क इतना कि ये एनडीए की सरकार थी, लेकिन इंडिविजुअल सीटें बहुमत से बहुत ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी की, लेकिन अब सहयोगियों के सहारे है। और इसीलिए अब तमाम तरह के सवाल उठ रहे हैं कि क्या पीएम नरेंद्र मोदी, यानी कि पीएम पद की शपथ लेने के बाद प्रधानमंत्री एक बार फिर उसी तरह के निर्णय, उसी तरह के फैसले ले सकेंगे, ले पाएंगे जिस तरह से उन्होंने 2014 या 2019 में लिए। इसके अलावा कहीं ना कहीं इस पर विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है कि ये बहुत दिनों तक गठबंधन चलने वाला नहीं है। इसके साथ ही सवाल इस बात को लेकर भी है कि क्या जिनको लेकर, जो एजेंडे में नरेंद्र मोदी के एजेंडे में था, जिन फैसलों को लेकर, वो उनको अमल पे ला पाएंगे कि नहीं ला पाएंगे। आज इसी पर हम चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे। चर्चा शुरू करो उससे पहले अपने मेहमानों से आपका परिचय करा देता हूं, तारुफ करा देता हूं, फिर चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। 3 खास मेहमान इस चर्चा में हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। हमारे साथ में है वरिष्ठ पत्रकार योगीराज योगेश जी, स्वागत करूंगा सर आपका। हमारे साथ में है शिवम शुक्ला जी, मीडिया पैनलिस्ट, भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश, स्वागत है शिवम जी आपका। और केदार सिरोही साहब है, प्रवक्ता मध्य प्रदेश कांग्रेस। सिरोही साहब, मैं आपका भी बहुत स्वागत करता हूं। और सबसे पहले केदार सिरोही साहब आपके पास में आता हूं। एक बार फिर एनडीए सरकार, नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं। लेकिन मेरा सवाल आपसे इस बात को लेकर है कि विपक्ष के तौर पर किस तरह से इस थर्ड टर्म को आप देखते हैं। हालांकि सवाल आपके बहुत हैं, जिस तरह से ये भी कहा कि जो इनका गठबंधन है, पहले उस पर भी तमाम तरह के सवाल थे, लेकिन अब गठबंधन आकार ले चुका है। उनके सहयोगियों ने विश्वास उन पर जता दिया है। सिरोही साहब, पहली प्रतिक्रिया चाहूंगा मैं आपकी। सर, नया साल जो है नई सरकार के साथ मनेगा भारत में। जो नया साल आएगा 2025 का, उसमें भारत में सरकार जो होगी वो नई होगी। प्रधानमंत्री के रूप में मोदी जी नहीं रहेंगे जी। उसके कई कारण अभी सामने आने वाला है। राहुल गांधी रहेंगे सिरोही साहब? देखिए, ये उस समय वक्त बताएगा। मैं अभी मोदी जी का बता रहा हूँ कि मोदी जी नए साल में प्रधानमंत्री नहीं होंगे। उस समय कोई नया प्रधानमंत्री इस देश में होगा, क्योंकि ये जिस हिसाब से सरकार चलाने का, जिस तरह से लोगों को बांटकर सरकार चलाने का, जिस तरीके से कारपोरेट प्रेमी सरकार चलाने का जो सपना लेके बैठे हैं, वो अब चलना नहीं है। क्योंकि इस बार 2 लोगों की सरकार नहीं है। इस बार इनका जो डबल इंजन की जो सरकार ये कहते हैं, इस बार 30-35 तरीके के इंजन है। कोई छोटा इंजन है, कोई बड़ा इंजन है, कोई बुलेट ट्रेन का इंजन है, कोई वंदे भारत का है, तो कोई गरीब रथ का है, तो कोई पैसेंजर का है। तो इनके ट्रेन को अब एक पटरी पे चलाना, लेकिन सिरोही साहब, उससे ज्यादा इंजन तो इंडिया में भी लगे हैं। देखिए सर, हमारे यहाँ क्या है कि हमारा सबसे पीछे डब्बा है, हमारी झंडी लेके चलते हैं, तो तकलीफ हमको नहीं है। हम तो सबको चलाने में अनुभव है, हमारे पास शांति है, हमारे पास सबकी समानता है। वहां पर तो डिक्टेटरशिप है ना सर, तो वहां पर ही तो तकलीफ। अभी देखिए मंत्रालय के लिए किस तरीके से अंदर लड़ाइयां चल रही है, ये जग जाहिर है। अभी उधर चंद्रबाबू नायडू के बेटे ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि हम मुस्लिम जो आरक्षण है 4% का, वो जारी रखेंगे। लेकिन सिरोही साहब, ये कांग्रेस में इतना आत्मविश्वास, इतना उत्साह कहां से आ रहा है? वो कह रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि इंडी के सारे गठबंधन को मिला लीजिए, उतनी सीटें नहीं है जितनी भारतीय जनता पार्टी की है। कल पीएम नरेंद्र मोदी ने पीएम में कार्यवाहक के तौर पर भी है, कल शपथ जिस तरह से लेंगे, वो कह रहे हैं कि अगर 3 साल का भी इनका आंकड़ा कांग्रेस का इकट्ठा कर लें तो उतनी भी सीटें नहीं है जितनी इस बार इंडिविजुअली भारतीय जनता पार्टी की आई है। तो सवाल इस बात को लेकर, ये उत्साह है, ये विश्वास कहां से आ रहा है सिरोही साहब कांग्रेस में? सर, ये तो 240-41 में डर रहे हैं, हम तो 150 में भी चला सकते हैं, हम तो 100 में भी चला सकते हैं, क्योंकि हमें मालूम है देश में सरकार कैसे चलाना है। हमारा विजन क्या है, किसी का पक्षपाती विजन नहीं है ना सर, कि हमारे लिए लाडले सिर्फ कारपोरेट है। हमारे लिए तो समान है पूरा देश, तो हम लोगों के लिए कोई वो नहीं है। देखिए, इस बार देश की जनता समझ चुकी है और जनता को विश्वास है, क्योंकि हमारे मुद्दे हैं, हमारे अपने एजेंडे हैं जो भारत को आगे ले जाने वाले हैं।
भारत को तोड़ने वाले नहीं है, भारत को गरीबी की तरफ धकेलने वाले नहीं है। आप देखिए नए साल में नए प्रधानमंत्री होंगे। चलिए सिरोही साहब, जिस तरह से आत्मविश्वास जो कांग्रेस का है वो बता रहे हैं कि नए साल में नई सरकार देखने को मिलेगी। शिवम जी के पास में आ जाता हूं। शिवम जी, क्या जिस तरह की चीज़ें हैं, जिस तरह का अंक गणित है, क्या लगता है कि नरेंद्र मोदी जिस तरह के फैसले लेने के लिए जाने जाते हैं और जिस तरह के फैसले लेना उन्हें इस टर्म में था, हालांकि अब की बार 400 पार वो आंकड़ा नहीं है, अब कहीं ना कहीं सहयोगियों के सहारे आगे बढ़ना है, तो जो एक हार्ड कोर एजेंडे हैं कहीं ना कहीं उनको अब पीछे रखा जाएगा और अन्य मुद्दे जो जिनकी सहमति सहयोगियों के साथ हो उनको उनके साथ आगे बढ़ा जाएगा। क्या ये समस्या रहेगी? क्योंकि एक बार फिर तीसरे टर्म में मैं कह दूं कि एक बार फिर तीसरी बार एनडीए की और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनने जा रही है। जी सिम। देखिए राजेश जी, जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है भारतीय जनता पार्टी का जो यह अलायंस है, ये प्री पोल अलायंस है। हमने चुनाव के बाद सीटें कम होने के बाद इन लोगों के साथ गठबंधन नहीं किया है। हम जनता के सामने अपने इन्हीं साथियों सहयोगियों के साथ गए थे कि आप हमें अपने मताधिकार का इस्तेमाल करिए, हमें वोट दीजिए, जहां पे हम नहीं हैं हमारे यह सहयोगी इस सिंबल के साथ लड़ रहे हैं, आप उनके प्रति अपना समर्पण व्यक्त करिए। और स्वाभाविक तौर पर जनता ने भी प्रधानमंत्री जी के आश्वासन पर, उनके कहने पर हमारे साथियों और सहयोगियों को वोट दिया। अब यह गठबंधन जो बनाया गया है एनडीए का, ये पूरा वैचारिक एकरूपता पर बना गठबंधन है। हमारे साझा कार्यक्रम है, साझी नीतियां हैं, साझे प्रोग्राम है। पिछले 10 वर्षों से भी हमारी एनडीए की ही सरकार चल रही थी। आज हम अंक गणित में 272 जब हमारे पास नहीं है, तब भी एनडीए की ही सरकार है। जब हमने 272 से ज्यादा 303 सीटें भी हम लेकर के आए, तब पर भी अपने गठबंधन के सहयोगियों को हमने सरकार में सहभागी बनाया, उनको स्थान दिया, न्यायोचित प्रतिनिधित्व था और उनके भी हर ग्रीवांस को सुना गया, छोटे बड़े मसलों पर उनकी राय ली गई और पूरी एकजुटता और पूरे एकरूपता के साथ हमारी सरकार सही दिशा में आगे बढ़ी। आज जो यह कांग्रेस पार्टी इस प्रकार की बातें कर रही है, इनका जो इंडी अलायंस है, आप उसकी सबसे महंगी चीज देखिए, सबसे मजाकिया चीज देखिए, यह लोग यहाँ पूरे देश में इंडी अलायंस बना के घूमते हैं, लेकिन बंगाल में उसी के एक प्रमुख घटक दल टीएमसी के साथ यह चुनाव लड़ते हैं, एक दूसरे को गालियां देते हैं। तो यह कैसा गठबंधन है जिसमें आप एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं, एक दूसरे को गालियां दे रहे हैं और दिल्ली में आकर के मोदी जी को हटाने के लिए, उनको हराने के लिए, सत्ता तक पहुंचने के लिए एकजुट हो जाते हैं। पंजाब में आप आम आदमी पार्टी को तू चोर बोलते हैं, दिल्ली में आकर के बोलते हैं नहीं चोर नहीं, मौसेरे भाई हैं। तो ये राजनीति क्या जनता देखती नहीं है? जनता इनकी मनोवृत्ति, इनकी मानसिकता, इनके पूरे दृष्टिकोण को जानती है कि कांग्रेस किस प्रकार से राजनीति करती है। कांग्रेस इन पूरे चुनाव में कुल मिलाकर के, चाहे आप 2014 की टैली जोड़िए, 2019 की टैली जोड़िए और 2024 की टैली जोड़िए, फिर भी 190 सीटों पे पहुंच रही है। भारतीय जनता पार्टी आज तीसरी बार सरकार बना रही है। 10 सालों की एंटी इनकम्बेंसी की अगर आप बात कर लीजिए इनके हिसाब से, फिर भी हमारे पास आंकड़ा 240 का है। स्वाभाविक तौर पर हम एक बड़े लक्ष्य को लेकर के चुनाव में उतरे थे। हमारे सामने था कि हम जनता का आशीर्वाद हमें मिलेगा, कम से कम 370 सीटों पर हम देश में चुनाव जीत करके आएंगे। लेकिन अपने लिए लक्ष्य बड़ा निर्धारित करना तो कोई खराब चीज नहीं है। यह तो वही बात हो गई कि कोई अभ्यर्थी 90% अंक लाने के लिए प्रयासरत था, अगर 75 भी आ गए तो क्या बुराई है। लेकिन एक अभ्यर्थी जिसको पास होने की ही गुंजाइश नहीं थी, लेकिन अगर वो 33% भी लेकर के आए और 75% का मजाक उड़ाने लगे, तो यह कुछ इसी प्रकार की मानसिकता कांग्रेस की है। मध्य प्रदेश में ही अकेले हम इनकी आज बात कर लें तो इनका जो दल है वह 17 सीटों की पार्टी रह गया है। पूरे मध्य प्रदेश में मात्र 17 सीटों पर कांग्रेस पार्टी के पास लीड है, वो भी कहीं 3000 कहीं 4000 की। तो 230 सीटों में 17 सीटों पर आज आपका मैंडेट है और 17 सीटें लेकर के आप भारतीय जनता पार्टी का मजाक उड़ाते हैं। विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता प्रधानमंत्री मोदी जी का मजाक उड़ाते हैं। मोदी जी को उनके गठबंधन के साथियों सहयोगियों ने बहुत स्पष्टता के साथ बता दिया है। आपके यहां भी अगर आपके अंदर इतना दमखम हो तो आप बोल दीजिए यूपीए का चेयरपर्सन कांग्रेस होगा, आप बोल दीजिए कि अगर गलती से भी हमारी सरकार कभी बन गई तो राहुल गांधी प्रधानमंत्री होंगे, क्योंकि आपके भीतर वह साहस नहीं है। आपके गठबंधन के सहयोगी सत्तारूढ़ हैं और आप किसी भी रूप में देश के विकास के लिए काम नहीं कर सकते। योगीराज जी के पास में आ जाता हूं। योगीराज जी, सवाल की शुरुआत यहां से करूंगा कि जो हमारा आज का एजेंडा है कि अब जो सियासत का एक नया दौर शुरू हो रहा है। हालांकि नया दौर इसलिए भी नहीं क्योंकि हमने जो टर्म कहे, चाहे अटल बिहारी वाजपेयी के समय या फिर यूपीए के समय, हालांकि भले एनडीए रही, लेकिन जो पहले भी मैंने कहा कि इंडिविजुअल भारतीय जनता पार्टी के पास इतनी सीटें थी, लेकिन फिर भी गठबंधन की सरकार चली। अब तीसरे टर्म में जिस तरह से एनडीए को देखें, एक सियासत का ये नया दौर कहेंगे? नहीं, सियासत का नया दौर तो नहीं है, क्योंकि गठबंधन की सरकारें तो पहले भी रही हैं इस देश में। और एक अच्छी बात यह कि ये देश इन गठबंधन की सरकारों के अनुकूल भी रहा है और सरकारें सफलतापूर्वक अपना काम भी उन्होंने 5 साल पूरे किए हैं।
और कुछ सरकारें तो ऐसी रहीं जो शुरू में अल्पमत में थी लेकिन 5 साल आते आते वो बहुमत में आ गई। तो यहाँ ऐसा कोई नया वो नहीं है गठबंधन सरकारों का, पब्लिक भी मानती है, लोग भी उसको एक्सेप्ट करते हैं, ऐसी वो विरोध वाली कोई बात नहीं है। यहाँ जो चर्चा है राजनीतिक गलियारों में, वो चर्चा सिर्फ इसी बात की है। देखिए, सरकार चलाने में कहीं कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 272 का आंकड़ा भले ही भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं हो, लेकिन इतना ज़रूर है कि जो दो सहयोगियों के बारे में जो बात हो रही है कि ये कभी भी पलट सकते हैं, इन दो पलटने के लिए ये ज़रूरी है कि दोनों एक साथ पलटे, तो ये मुझे संभव नहीं लगता। और दूसरा, आजकल सबके सेल्फ इंटरेस्ट रहते हैं, केवल इस बात पे नहीं कि साहब सरकार को गिराना ही है, तो आप यदि यही एक नेगेटिविटी भाव लेके यदि आप बैठे हैं तो एक अलग बात है। बाकी सब लोग ये चाहते हैं कि अब सरकारें चले और 5 साल का कार्यकाल पूरा करें। और मुझे ऐसा लगता है कि आप देखिए, निकट आने वाले दिनों में बिहार में चुनाव है, महाराष्ट्र में चुनाव है, अच्छा आंध्र प्रदेश में तेलुगु देशम जो है वो चंद्रबाबू नायडू अभी कभी नहीं चाहेंगे कि वो मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ के सेंटर में दखल करें, और नीतीश कुमार को भी ऐसी कोई स्थिति नहीं है कि आपको सीधा प्रधानमंत्री बना दिया जाए। तो ये दोनों नेता सुलझे हुए हैं। हालांकि आजकल सुलझने का कोई ये नहीं कि ये कब किसके पाले में बैठ जाए, इसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन राजनीतिक जो परिस्थितियां हैं वो ऐसी ही हैं कि अभी कोई भी इनमें से एकदम से लड़ने के मूड में नहीं है। और आप देखिए, अभी मंत्रिमंडल गठन की बात हो या जिस तरीके से अभी जो नेता चुने गए नरेंद्र मोदी, उस दौरान भी जो इन राजनीतिक दलों का जो गेस्चर दिखा, अब आप बताइए, नीतीश कुमार ने पैर पड़े प्रधानमंत्री के, तो यदि थोड़ी बहुत भी कहीं ऐसी तलखी होती तो इतना जो एफेक्शन है, इतना जो एकदम से लगाव जुड़ाव जो दिख रहा है। भी चुके हैं, इसके पहले जब इलेक्शन चल रहे थे तब भी उन्होंने कहा कि अब मैं इधर उधर जाने वाला नहीं हूं, और जिस तरह से वो आए और जिस गर्मजोशी के साथ आए, हालांकि उनकी तरफ से ये भी कहा गया कि किस तरह से उनको लेकर उनसे संपर्क साधा गया और किस किस तरह की चीजें हुई हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि अब आए हम वापस जाने वाले नहीं। तो योगी जी, ये लग रहा है कि नहीं कि अब जो गठबंधन में है और खासतौर पर जिनका जिक्र हो रहा है, चंद्रबाबू नायडू की पार्टी और यहाँ पर नीतीश कुमार की पार्टी, वो जिस तरह से विश्वास जता रहा है, उससे लगता है कि नहीं, ये पूरी ताकत के साथ, पूरे भरोसे के साथ 5 साल तक आगे बढ़ेंगे। नहीं, बिल्कुल, क्योंकि मैंने बताया ना कि सबके अपने अपने इंटरेस्ट हैं, और ऐसा अति महत्वाकांक्षी वाला अभी कोई ना तो सीनेरियो है, और अति महत्वाकांक्षा दिखाकर आप सफल भी नहीं हो सकते। भाई, मैंने पहले ही जिक्र किया है कि अब नीतीश कुमार के लिए एक ही पोस्ट बची, यदि वो जाते हैं तो साहब या तो उनको प्रधानमंत्री बनाया जाए, तो 12-16 सांसद लाके आपको प्रधानमंत्री कौन बनाएगा। और जहां तक चंद्रबाबू नायडू का है, वो फोकस करना चाहते हैं अपने स्टेट पर। वो जो बार बार जो बात हो रही है अपने स्टेट के लिए विशेष पैकेज की की बात कर रहे हैं, तो इस बात में कोई संदेह नहीं कि नरेंद्र मोदी विशेष पैकेज भले ना दें, लेकिन एक आर्थिक रूप से दोनों स्टेट को स्पेशल पैकेज वो जरूर दे सकते हैं। और मुझे लगता है कि दोनों जो राजनीतिक दल हैं इस बात पर सहमत दिखाई देंगे। मैं तो यहाँ तक कह रहा हूँ कि मंत्रिमंडल में भी जो मोदी चाहेंगे वो होगा, चलिए, जो डिपार्टमेंट वो रखना चाहेंगे वो रखेंगे। चलिए, इससे आगे बात करूंगा। योगेश जी, मैं आपके पास भी आऊंगा, सिरोही साहब के पास में आ जाता हूं। सिरोही साहब, जिस तरह से अभी है कि राहुल गांधी को जिस तरह से नेता प्रतिपक्ष के तौर पर, नेता विपक्ष के तौर पर आपकी पार्टी ने उनको सर्वसम्मति से जिस तरह से चुन लिया गया है, हालांकि अभी राहुल गांधी का फाइनल उसमें डिसीजन आना बाकी है, लेकिन आप जब नरेंद्र मोदी जी एक बार फिर पीएम पद की शपथ लेने जा रहे हैं और अभी भी आप इस पर अड़े हैं कि नहीं, वो नए साल में दूसरी सरकार बनेगी, जबकि आपको तो अब ये कहना चाहिए कि ठीक है, जो विपक्ष की भूमिका हमें मिली है, हम पूरी तरीके से विपक्ष की भूमिका निभाएंगे, हम देश के विकास में हम सरकार का साथ दे दें। अब सवाल तो इस बात को लेकर था सिरोही साहब, लेकिन अभी भी इंडी और कांग्रेस इसी पर लगी हुई है कि नहीं, इनकी सरकार इतने दिन नहीं चलेगी, इतना ऐसा नहीं होगा। आखिर ऐसे इतनी नेगेटिविटी, नकारात्मकता क्यों अभी भी? नकारात्मकता हमें नहीं है जी। जो कुर्सी पर बैठे हैं ना, उनका पूरा कैरेक्टर नकारात्मक है, उनकी जो आइडियोलॉजी है वो नकारात्मक है, वो साथ में लेके चल ही नहीं सकते हैं। अब वो सरकार बन रही है इसलिए उनकी कोई वाहवाही करते हैं, वो एक अलग बात होगा। कैसे चल जाएंगे ये लोग? उधर वो हिंदू मुस्लिम का एजेंडा लेके चल रहे हैं, नीतीश कुमार के प्रवक्ता बोल रहे हैं कि हमको ये एजेंडा नहीं चाहिए, हमें बांटना वाला नहीं चाहिए, हमें अग्निवीर वाला नहीं चाहिए, ये सारी चीजें बात आ रही। और मैं ये समझ बात नहीं आई कि विश्व के सबसे लोकप्रियता, अरे 116 नंबर पे आए हैं भारत में जीतने में, जिस जगह से वो खड़े हैं 1.5 लाख वोट से तो मात्र जीते हैं।
आज की तारीख में उनकी हालत देख लीजिए। जो व्यक्ति एक दिन में 5 बार ड्रेस बदलते थे, किसी को अड़ोस पड़ोस में बैठाने नहीं थे, अपनी पार्टी के सीनियर नेताओं को फ्रेम में नहीं आने देते थे, फोटो में, माला में नहीं आने देते थे। आजकल मिला मिला के, अभी सर समझिए बहुत रगड़े हैं, इंटरेस्ट वहां पर है कि दो उधर बड़े लोग हैं, उनके इंटरेस्ट के मंत्रालय। लेकिन सिरोही साहब, जितना कांग्रेस तो जितना आपका गठबंधन इनको देख रहे हैं, स्वयं को क्यों नहीं देख रहे हैं? 3 टर्म यानी कि तीसरी बार, ये दूसरा मौका देश के इतिहास में है। नेहरू जी के बाद की लगातार तीसरी बार वो प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ लेने जा रहे हैं। तो ऐसे में मैंने जिस तरह से आपसे कहा कि आप विपक्ष के तौर पर जिस तरह से भूमिका होना चाहिए, ठीक है, आपको भी चुना है, एक विपक्ष के तौर पर चुना है, अगर उनको चुना है तो सरकार के तौर पर चुना है कि आप सरकार चलाइए, हमने आपको जनादेश दिया है। तो अब इस दिशा में क्यों नहीं सोचता है इंडी गठबंधन और आपकी कांग्रेस? देखिए, वो हमारा सोचना जारी है। हम नीट पे लड़ाई शुरू कर चुके हैं। हाँ। नीट पेपर अभी लीक हुआ है, बिहार में FIR हुई है, ग्रेस नंबर दे दिए हैं। कितना बड़ा स्कैम भारत में हुआ है विद्यार्थियों के साथ में, हम उस पर लड़ना चालू कर चुके हैं। हम 30 लाख करोड़ का जो स्कैम हुआ है इक्विटी में, वो हम उस पर लड़ रहे हैं। हमने अपनी लड़ाइयां शुरू कर दी है। मध्य प्रदेश में नर्सिंग घोटाला हुआ है, कल हमारे नौजवान साथी वो शिक्षा मंत्री का इनका बंगला घेरने जा रहे हैं। तो चलिए, मैं शिवम से जवाब ले लेता हूँ। शिवम जवाब दे दें। देखिए, सबसे पहली चीज, अभी केदार जी बोल रहे थे कि जेडीयू कुछ और बोल रही है, भाजपा कुछ और बोल रही है, प्रवक्ता कुछ और बोल रहे हैं। हाँ, मैं बिल्कुल उसका जवाब दे देता हूँ। सबसे पहली चीज यह है कि इनके गठबंधन का एक महत्वपूर्ण घटक है जिसकी महत्वपूर्ण सीटें आई हैं, शिवसेना। वो वीर सावरकर जी को वीर मानती है, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी मानती है, यह लोग उनको माफी वीर कहते हैं। आपस में अपनी आप पहले वैचारिक, आपके अंदर कितनी एक रूपता है, आप बात कर रहे हैं इस प्रकार से, देश के एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी को आप अपमानित करते हैं। आपके गठबंधन के सहयोगी द्वारा आपको सीख जा रही है वो। अरे सुन लो भाई, सुन लो, ये आ गए टुच्चई पे। कांग्रेस के प्रवक्ता टुच्चई के अलावा आपसे आता क्या? अरे कांग्रेस के प्रवक्ता टुच्चे कहीं के बात कर रहे हो तुम लोग। 99 सीटें 4 बार आकर मुझे लगता है, अरे टुच्चे प्रवक्ता कांग्रेस के, इनको समझ नहीं है चीजों की। टुच्चे प्रवक्ता कांग्रेस के, इनको समझ है। सिरोही साहब बोल लेने दीजिए, सिरोही साहब बोल लेने दीजिए, वन बाई वन चले। नहीं शिवम, मुझे लगता है शब्दों का मर्यादा रहना चाहिए। बात को रोकने लगते हैं। अरे सुनो ना, मैंने तो तुमको कितना शांतिपूर्ण तरीके से सुना भाई। आप इस बात को समझ लीजिए, जब आप कभी एक उंगली एक दूसरे को दिखाएं तो 4 उंगलियां आपकी ओर आ रही हैं, उसको देखने का कष्ट करें। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण चीज है, जब हम चुनाव से पहले, ये तो आपने भानुमति का जो कुनवा जोड़ा है, ये भानुमति का कुनवा नहीं था, यह वैचारिक एकरूपता पर बना गठबंधन था। हम ऐसा नहीं है कि बंगाल में एक दूसरे के विरोध में चुनाव लड़े, पंजाब में एक दूसरे के विरोध में चुनाव लड़े और फिर आकर के यहां दिल्ली में मोदी जी को हराने के लिए एकजुट हो जाएं। भारतीय जनता पार्टी अपने गठबंधन के सहयोगियों के साथ, चाहे 2014 हो, 2019 हो, 2098 की भी हमारी सरकार इसी तरीके से चली थी, और लगातार हमने गठबंधन के सहयोगियों के साथ सरकारें चला करके स्पष्ट किया है। जब हमको जनता ने जिस रूप में जनादेश दिया, हमने उस रूप में जनता की आकांक्षा को पूर्ण करने का काम किया। अटल जी की सरकार थी तो विकास पे फोकस थे। मैं एक सवाल ले लेता हूं, फिर मैं योगीराज जी के पास में आऊंगा। मेरा सीधा सवाल है कि ये जो सेकुलर सहयोगी हैं आप, उनके साथ, क्योंकि अगर हिंदुत्व के एजेंडे की बात करें तो जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने आगे बढ़ाया है, लेकिन तमाम एजेंडा भी बाकी हैं, उन सेकुलर सहयोगियों के साथ हिंदुत्व के एजेंडे पर आप कैसे सरकार आगे बढ़ेगी? देश में जो हिंदुत्व का एजेंडा लेकर के चलेगा वो सदैव सेकुलर होगा, क्योंकि हिंदुओं की प्रवृत्ति ही सेकुलर होती है। यह सीडो सेकुलर को हमें आईना दिखाना है, तुष्टिकरण करने वाले सेकुलर्स को आईना दिखाना है। हिंदू और बहुसंख्यक आबादी के हितों को ताक पर रख करके अल्पसंख्यकों को आरक्षण देने का मंसूबा पालने वालों को आईना दिखाने का काम हमारी सरकार करेगी। हमारे गठबंधन के सहयोगी भी इसमें पूर्णता के साथ योगीराज जी से जवाब ले लेता हूं। देश के सामने जो योगीराज जी से ले लेता हूं, निराकरण करेंगे। योगीराज जी, जिस तरह जिनका जिक्र मैं कर रहा हूं कि जो एजेंडे थे, जिनका जिक्र बहुत था, क्या इस तरह के एजेंडे के साथ अब मोदी सरकार आगे बढ़ पाएगी? क्योंकि आपको कहीं ना कहीं सहयोगियों को भी विश्वास में लेना है। इस टर्म में मोदी जी का जो एक्शन है कुछ अलग रूप में दिखेगा कि नहीं, अब सबको साथ लेकर, सबको विश्वास में लेकर हमें आगे बढ़ना है? देखिए, कोएलिशन गवर्नमेंट की कुछ अपनी राजनीतिक मजबूरियां होती हैं, राजनीतिक सबके धर्म होते हैं, अलग अलग राजनीतिक दलों के जी। इन सारी चीज़ों में आप ये देखिए कि इस बात में कोई संदेह नहीं कि साहब सरकार चलाना बहुत आसान है, मतलब आप कह सकते हैं कि 5 साल भी पूरा कर सकते हैं। लेकिन सवाल ये है कि जिन इश्यूज के लिए बीजेपी जानी जाती है, अब उन मुद्दों का क्या होगा, उन्हीं को लेकर चिंता है। अब कॉमन सिविल कोड की बात, क्योंकि अभी तक यदि अकेले मोदी 272 होते, 300 के आसपास होती बीजेपी,
तो पहले दिन से ही ये कॉमन सिविल कोड, एनआरसी, सीए और ये वर्शिप एक्ट, इन सब पे काम शुरू हो जाता। तो वो जो एक जो मोमेंटम उनका चला आ रहा था, उसमें कहीं ना कहीं थोड़ा सा विराम ज़रूर लगेगा। और ये सब करने के पहले एक बार पूछना पड़ेगा या सहयोगियों को कॉन्फिडेंस में लेना पड़ेगा। अब एकदम से ये नहीं हो जाएगा कि रात में ऐलान कर दिया कि आज से नोट बंद या जीएसटी अपने इच्छा से लागू कर दी। तो इन ऐसे फैसलों पर विराम लगेगी। अब देखने वाली बात ये होगी कि भाजपा अपने ये जो चैलेंजिंग जो मुद्दे हैं, उनके जो कोर इश्यूज हैं, उनको इन सहयोगी दलों के साथ कैसे पूरा कर पाती है, क्योंकि बिल्कुल कैसे पूरा कर पाती है। दूसरा एक सवाल मैं और छोटा सा ले लेता हूँ, वक्त की कमी है, कि राहुल गांधी, जिस तरह से ये माना जा रहा है कि अब नेता प्रतिपक्ष के तौर पर, नेता विपक्ष के तौर पर राहुल गांधी के हाथ में कमान होगी, किस तरह का इस बार अब सदन होगा, किस तरह की चीजें अब दिखने वाली हैं योगी जी? देखिए, मैदान में काम करना, यात्रा निकालना, ये अलग बात है। सदन का नेता प्रतिपक्ष यानी एक बड़ी गंभीरता वाली बात आ गई। अब आप ऐसा नहीं कि साहब आंख मार के और गले पड़ जाए, अब आपको वो गंभीरता बतानी पड़ेगी और आपकी पार्टी का प्रतिनिधित्व वहां सदन में आपको साबित करना पड़ेगा। तो ये राहुल गांधी अभी तक कभी जिम्मेदार पोस्ट पर रहे नहीं। आप चुनाव लड़ लें वो एक अलग बात है, लेकिन ये जो आप जिस चीज को अब आप हैंडल करने जा रहे हैं, ये आपके लिए भी अग्नि परीक्षा है। और इसमें यदि आप असफल, और एक चीज और मैं आपको बता दूं कि अब अखिलेश यादव ने भी इस बात के संकेत दिए हैं कि वो स्टेट्स की राजनीति छोड़ के वो केंद्र की राजनीति करेंगे। और अखिलेश यादव इस समय नंबर 3 की पार्टी है और वो कभी नहीं चाहेंगे कि उनके नंबर सदन में कम हो परफॉर्मेंस के आधार पर। तो एक टकराव अखिलेश और राहुल में भी यदि देखने को मिले तो कोई अतिशयोक्ति नहीं। चलिए, तो तमाम सारी चीजें हैं, तमाम सारी संभावनाएं हैं। और चाहे नरेंद्र मोदी जी एक बार फिर तीसरी बार जब प्रधानमंत्री बनने वाले हैं, उनके सामने भी तमाम सारे चैलेंजिंग हैं। और इसके अलावा अगर राहुल गांधी वाकई नेता प्रतिपक्ष बनते हैं, नेता विपक्ष बनते हैं, तो उनके सामने भी तमाम सारी चुनौतियां होंगी अपने आप को उस रूप में, चूंकि कहीं ना कहीं वो संवैधानिक पद पर वो भी पहुंचने वाले हैं। ये तमाम सारी चीज़ें हैं, देखना होगा आने वाले समय में किस तरह का परिदृश्य देखने को मिलता है। तीनों मेहमानों का धन्यवाद करता हूँ, शुक्रिया करता हूँ। तो जिस तरह से एक बार फिर नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री की शपथ लेने जा रहे हैं, दूसरी तरफ तमाम सारे सवाल, तमाम सारी सियासत और राजनीति अभी भी बरकरार है। IND एजेंडा में बस इतना ही। IND 24 पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।